नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम अपनी ओसीडी की सीरीज़ रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए केस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में एक नई स्टोरी बताऊँगा, तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि ओसीडी को कैसे भगाया जाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे मिल गया है ऐसा सॉल्यूशन। जीवन के टेढ़े-मेढ़े रास्तों की तरह ओसीडी से दूर होने का भी कोई पक्का सॉल्यूशन तो नहीं है। पर हाँ, मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ ओसीडी की इस गुत्थी को सुलझाने में। पर यही वो चीज़ है जो हम सबको डराती है, जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इतनी जो अनिश्चितता बनी रहती है रोज़-रोज़ अपनी इस बीमारी को लेकर, वो कितनी भयानक है, कितनी टेरराइज़िंग है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे सफ़रर्स को भी मदद देंगे कि कैसे इस गंभीर बीमारी से कोप किया जाए, उसके साथ डील किया जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मेरे जो बड़े सारे ऑब्सेशंस रहे थे उनमें किसी न किसी के साथ वो रिलेट कर पाए। अरे यार! ओसीडी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स इसमें आते हैं। आज की तारीख में मैं ओसीडी से करीब पिछले 22 महीनों से जंग लड़ चुका हूँ। इसकी वजह से मैं फिज़िकली तो प्रेज़ेंट रहता हूँ हर जगह, पर मेंटली मैं एब्सेंट रहता हूँ, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसी की वजह से मैं अपने मनपसंद करियर में आगे भी नहीं बढ़ पाया हूँ और मुझे दूसरी करियर ऑप्शन चूज़ करनी पड़ी। इसकी वजह से मेरी हॉबीज़ में मेरा पैशन भी ख़त्म हो गया है और इसी के साथ और भी कई तरीके के संघर्ष मैंने झेले हैं, कई तरीके के नुकसान मैंने उठाए हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरी लाइफ बहुत ही कंफर्ट से भरी हुई थी। हर चीज़ बड़ी ही निश्चित तौर पर, बड़े रेगुलर तरीके से चल रही थी। कोई भी मुश्किलें आती थीं, परेशानियाँ आती थीं, तो मैं सीधा गॉड से प्रे कर लिया करता था, जो कि मुझे बहुत ही जल्दी एक सॉल्यूशन भी दे देते थे और मुझे एक बड़ी दिलासा, बड़ी एक रीअश्योरेंस मिल जाती थी। मैं स्कूल से बड़े ही अच्छे मार्क्स से पास हुआ और इसके बाद मैंने लिबरल आर्ट्स के एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। शुरू के 3 साल मेरे इस कोर्स के बहुत ही अच्छे थे। बहुत बढ़िया मैंने दोस्त बनाए, बहुत अच्छे से मैं अपने हॉबीज़ में भी फ़ोकस करता था। अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ़ के बीच बहुत बढ़िया एक मैंने बैलेंस बना रखा था। इस पूरे दौरान मैं बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ़ जी रहा था और बड़ी ही केयर फ्री लाइफ़ के साथ मैं अपने सारे शौक भी पूरे कर रहा था। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि मेरी लाइफ़ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मैं नई-नई चीज़ें भी सीख रहा था, नए-नए चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कई सारे नए-नए टास्क ले रहा था जिससे कि मैं और ज़्यादा अपने को ग्रो कर सकूँ। ये सब मेरे लिए बड़ा आसान था। फिर एक दिन आया जब ये कंफर्ट का बबल टूट गया। 2017 में अपने कोर्स के 7वें सेमेस्टर में मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और हम काफ़ी अच्छा एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे, साथ ही साथ हम काफ़ी सेक्स भी किया करते थे। हालांकि ज़्यादातर हमारा जो सेक्स था वो काफ़ी अनप्रोटेक्टेड होता था। उसको पता था कि पास्ट में मेरे बहुत सारे पार्टनर्स रहे हैं जिनके साथ मैं बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करता रहा हूँ और वो कई बार मजाक में कह दिया करती थी कि मुझे अपना एसटीडी का टेस्ट करा लेना चाहिए, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का कोई जांच करा लेनी चाहिए। पर जैसा कि हमारे देश में है, सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बहुत ही बुरी अवेयरनेस है। बहुत ही लोग डरते हैं, कई तरह का स्टिग्मा रखते हैं। इसीलिए मुझे भी ऐसा था कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने नहीं वाली, इतना बड़ा क्या सोचना, इतनी बड़ी क्या परेशानी आनी, कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, बेइज्जती हो जाएगी, शर्म महसूस होगी। तो इसलिए मैं हिचकिचाता था और दूर रहता था इन चीज़ों से। हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक-ठाक जा रही थी और जब उसने ऐसा मुझे पहली बार मज़ाक-मज़ाक में बताया था, उसके कुछ महीने बाद तक तो मैं बिल्कुल ठीक रहा। कोई मुझे ऐसी फ़िक्र नहीं हुई, चिंता नहीं हुई और मेरा जो एसटीडी टेस्ट था, वो भी बड़ा क्लीन आया, मेरे को कोई बीमारी थी ही नहीं। पर मई के महीने में 2017 में मेरे दिमाग में अजीब-सा अलार्म बजा, अजीब-सी एक घंटी बजी। पर इस बार बड़ी तेज़ी से एक विचार आया मेरे दिमाग में कि शायद मैं सेक्सुअल डिसीज़ेज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बस तब से गूगलिंग स्टार्ट हो गई और हफ्तों तक मैं गूगल पर सेक्सुअल डिसीज़ेज़ के बारे में सर्च करता रहा।
कई महीने बीत गए, मैं बस गूगल पे बैठकर सारा टाइम हर तरह के सेक्सुअल डिसीज़ेज़ के बारे में जानकारी लेता, कई तरीके से जाँचता कि भाई लोग किस तरह से सेक्स करते हैं, किस तरीके की उनको परेशानियाँ और बीमारियाँ होती हैं, कैसे वो कमियाँ छोड़ देते हैं, किस तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो उन लोगों को ऐसी बीमारियाँ दे देता है जिससे वो मर भी सकते हैं। लास्ट ईयर ख़त्म होते-होते मैंने करीब-करीब सारी इन्फॉर्मेशन जेनिटल वार्ड्स के बारे में इंटरनेट पर ढूँढ ली थी और मैं इस बात को लेकर अपने को कन्विंस कर चुका था कि हाँ, मुझे ये बीमारी है। बावजूद इसके कि कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। करीब-करीब 3-4 महीने तक यही ऑब्सेशन मेरे दिमाग में दौड़ती रही और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता रहा। पर ये बीमारी रुकने वाली नहीं थी। वो बस एक ट्रिगर था, वो बस एक शुरुआत थी। अब इसके बाद ये बीमारी इवॉल्व होना शुरू हो गई। इसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डाउट्स हुए अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, यहाँ तक कि अपनी इंटेलिजेंस और अपनी जो रैशनैलिटी है, अपना लॉजिकल थिंकिंग है, उस पर भी मुझे डाउट होना शुरू हो गया। दोस्तों के साथ जब भी मैं वक्त बिताता, मैं ज़ोन्ड आउट हो जाता, मतलब मैं हूँ उनके साथ पर दिमाग मेरा कहीं और है। कोशिशें करता कि कुछ ऐसा कहूँ जिससे मैं स्मार्ट दिख सकूँ, जिससे मैं बेहतर दिखूँ, जिससे कि लगे कि मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं भी बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच सकता हूँ। और इसी के साथ मेरा दिमाग अंदर से डरा बैठा था कि कहीं मैं कुछ सेक्सुअल चीज़ें ना कर बैठूं उनके साथ, कहीं मेरे को खुद पर कंट्रोल ना रहे और मैं कुछ ऐसा सेक्सुअल एक्ट ना कर दूं इनके साथ। मैं तो डर जाता था इन सब थॉट्स से। पर ये सब होते हुए भी मैंने एक अच्छा खासा जॉब मेंटेन किया, मुझे जॉब मिला और मैंने किसी तरह से अपने को सोशलाइज करके रखा। ठीक ठाक मेरे ग्रेड्स भी आ गए, मैं अच्छे स्कोर से पास भी हो गया और मैंने अपने बिस्तर के, अपने बेडरूम की जो अकेलापन था, सोलो जो लाइफ थी, उससे अपने को बाहर निकाला और काफ़ी दिन तक मैं अच्छा खासा अपने को बिजी रख लेता था किसी भी हफ्ते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो वो टाइम था जब मैंने जॉब की। इससे पहले अपना पिछला पूरा 1 साल मैं सारा टाइम कंप्यूटर पर बैठ के बिता चुका था। हर तरह के एसटीडी के लेकर मैंने जो अपने फियर्स थे, अपने जो मेरे जो डर थे, उनके लिए मैंने रिसर्च की थी और बहुत ज़्यादा टाइम मैं बस अपने बिस्तर में और अपने बेडरूम में ही बिताता था। किसी ने भी मेरे सोशलाइजेशन को लेकर कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि मैं अच्छा खासा सोशलाइज कर लिया करता था। सिर्फ मेरे माँ बाप ही मेरे को बार बार क्वेश्चन करते थे कि भाई तू ठीक नहीं है, तू सारा टाइम बस मोबाइल पे और इंटरनेट पे लगा रहता है, कुछ कर इसको लेकर। अदरवाइज़ सारी दुनिया मुझे वैसा ही देखती थी जैसा कि मैं हूँ। उनको मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना शहर बदल के दिल्ली से मुंबई चला गया, पर अपने सामान से भी ज़्यादा बोझ मेरे मन में आ चुका था। वो कॉलेज की वो पढ़ाई से ज़्यादा बड़ा बोझ मेरे विचारों पर था। मेरी सोच में सबसे ज़्यादा बोझ मैं महसूस करता था। और उसके बाद की ये जो गर्मियाँ थीं और उसके बाद जैसे जैसे वो साल निकला, मैं सबसे गिरे हुए स्तर पर पहुंच गया अपनी लाइफ के। मेरी ये जो एसटीडी को लेकर जो ऑब्सेशंस थी, ये करीब करीब हर तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस तक फैल गई। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो था डिसीजेस का, वो मेरा दिमाग उन पर सोचने लगा, जैसे कि हर्पीस, एचआईवी, न जाने क्या क्या। जिन वजहों से नहीं होता है कभी भी एसटीडी, उन वजहों से भी मैं सोचता था कि मुझे एसटीडी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ एसटीडी के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मैं अपने रूम में इस पर रिसर्च कर करके बिता चुका था। इतनी ज़्यादा मुझे मेडिकल नॉलेज हो गई थी, मेरे को सारे टेस्ट के बारे में पता चल चुका था। मेरे पास हर चीज़ की पूरी एक लिस्ट होती थी कि कितने टेस्ट मैंने कब कब कितने कितने टाइम बाद कराए, क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स निकली। मैं सबका रिकॉर्ड तक रखने लग गया था। एक दिन की बात है, काफ़ी धूप खिली हुई थी और मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाल रहा था और मुझे पहली बार एक फॉल्स मेमोरी का अटैक हुआ। और ये तब की बात है जब मैं अपने एसटीडी ऑब्सेशन से डील कर रहा था। मुझे ऐसा इतना कन्विंसिंग तरीके से लगने लगा कि जैसे मैंने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया है, उसका शायद रेप किया है। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं इस विचार को अपने दिमाग से हटाऊं। मेरा कंपल्जन करने का पहली बार मन हुआ और मैं उसको अप्रोच किया। मैं उसके बारे में पता किया कि वो कहाँ है, कैसी है, उसका नंबर चेक किया, लोगों से पूछा और उससे पूछा कि क्या सच में मैंने तुम्हारा रेप किया था। उससे पूछा उस एक्सपीरियंस के बारे में, पूरा डिटेल में मैंने उससे बात की। उसको पहले तो याद ही नहीं आया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कई बार सेक्स किया था और बहुत अच्छा सेक्स हम करते थे। तो वो पूछने लगी कि कब की बात कर रहे हो तुम, हमारे बीच तो सब ठीक था, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने जोर जबरदस्ती की हो मेरे साथ, कभी मुझे तुम्हारे साथ ऐसा फील ही नहीं हुआ, तो कौन सी ऐसी घटना की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा चलो बढ़िया है, अब सब ठीक है, ये तो मामला बिल्कुल सेट हो गया, यहाँ तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर बात सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ उस लड़की तक ये बात का अंत नहीं हुआ।
क्योंकि मैंने अपनी 7 और गर्लफ्रेंड्स के साथ सेम क्वेश्चन पूछे और अगले कुछ हफ्तों तक मैं सबको कांटेक्ट करता रहा, सबसे पूछता रहा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैं सरप्राइज हुआ कि किसी ने भी आज तक मुझे नहीं ये बताया, किसी ने भी ऐसा मुझे नहीं कहा कि मैंने कभी उनको असॉल्ट किया है, कभी मैंने उनका रेप किया है। पर कुछ लड़कियों ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ ने मुझे इग्नोर किया, बिल्कुल मेरे मैसेजेस का, मेरी कॉल्स का कोई उन्होंने आंसर नहीं किया। और यहाँ से मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। बस यहाँ से मेरा ओसीडी एक नए लाइन पर चला गया और चीख चिल्ला कर मेरे दिमाग में ये विचार और ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगे कि कहीं यही तो वो लड़कियां नहीं जिनका मैंने रेप किया है। इन सब सेक्सुअल ऑब्सेशंस के बीच एक हफ्ता ऐसा रहा जब मैं पूरे अपने कमरे में बंद रहा। मैं बिल्कुल अपने घर से नहीं निकला, खाना पीना मेरा बहुत कम हो गया, सोया भी बहुत कम, और बस टीवी देखता रहा, मूवी देखता रहा, और बस इन्हीं सब चीज़ों में अपना समय बिता दिया। मुझे पूरी तरह से बिल्कुल अपैथी हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल मेरे अंदर ऐसा लगता था कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लोगों से बात नहीं करना, लोगों में इंटरेस्ट नहीं आना, माँ बाप से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। उस समय मेरे जो थेरेपिस्ट थे वो 80 वर्ष के थे और वो फ्रॉइड की थ्योरीज में बिलीव करते थे। मतलब कि उनका ऐसा मानना था कि ये जो ऑब्सेशंस हैं ये मेरी मदर के प्रति जो मेरी सेक्स की फीलिंग्स हैं उसके दबने की वजह से आ रही हैं। और शायद जब मैं बहुत यंग रहा था तब मेरा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा और उसी वजह से इस उम्र में मुझे ये ऑब्सेशन डेवलप हो रही हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को देखें और मेरे जो बचपन में जो मदर को लेकर जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्लोर करें। और इसी में सारे सेशन निकल गए और वो इसी को खोदते रहे, देखते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये जो साइको एनालिटिक फ्रॉइडियन थ्योरी वाला जो उनका तरीका था ये बिल्कुल काम नहीं किया मेरे ट्रीटमेंट में। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट है जो कि एक ओसीडी पेशेंट को दिया जाना चाहिए। ओसीडी पेशेंट को जैसा इलाज चाहिए उसका बिल्कुल उल्टी अप्रोच थी ये। तो ऐसे में मैं अगले साल 2018 में जुलाई के अराउंड मैं एक साइकेट्रिस्ट को मिला और उन्होंने मुझे ज़ोलॉफ्ट, डेपाकोट, सेरोक्विल ये दवाइयाँ दे दी। मैं अपने ही जैसे कुछ लोगों से मिला वहाँ क्लिनिक पे। एक 25 साल की लड़की थी जिसको बहुत ही क्रोनिक एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहा था। मेरा 30 साल का एक रूममेट था जो कि पेन किलर्स से एडिक्ट हो चुका था अपने कार एक्सीडेंट के बाद से। ऐसे भी लोग थे जिनको मेरे से भी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियां थीं, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर से कई सालों से वो पीड़ित थे। मेरी तो बीमारी फिर भी कुछ ही महीने पुरानी थी। एक औरत थी जो ऐसा क्लेम करती थी कि हर आदमी जो उनको टेलीविज़न पे दिखाई देता है वो उनका बेटा है। एक आदमी था जिसने 2 कंप्यूटर ज़मीन पर तोड़ दिए थे अपने ऑफिस में क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया था। एक और ऐसी औरत मुझे दिखी जिनको सीवियर स्किज़ोफ्रीनिया था। इस पूरे साइकेट्रिक एक्सपीरियंस ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। पर एक चीज़ मुझे समझ में आ गई और मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये समझ आ गया कि मुझे ओसीडी है और ये एक मैनेजेबल बीमारी है। और साथ ही साथ ओसीडी ने मुझे एक और चीज़ समझाई कि सैनिटी और इनसैनिटी, नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच की जो लाइन है वो बड़ी थिन है, बड़ी ही पतली है। फाइनली 2018 के अगस्त में मुझे एक थेरेपिस्ट मिले जो कि ना ही सिर्फ ओसीडी के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करते थे, उनको खुद भी ये बीमारी थी। उन्होंने हर वो चीज़ बताई मुझे मेरी थिंकिंग के बारे में कि मैं क्या गलत सोचता हूँ, कैसे गलत सोचता हूँ, किस तरह से मेरे सिम्टम आते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्जन्स के बीच का कनेक्शन क्या है, कैसे ऑब्सेशन आती हैं, कैसे मैं उन पर रिएक्ट करता हूँ, कंपल्जन्स क्यों मुझे नहीं करनी। और उन्होंने कई तरह की मुझे एक्सपोजर थेरेपी की एक्सरसाइजेज भी बताई। इसी के साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं आर्टिकल्स रीड करूं, ओसीडी के बारे में पढूं, सेल्फ हेल्प बुक उन्होंने मुझे रिकमेंड की, उन्होंने मुझे कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी रिकमेंड किए। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो सबसे वर्स्ट फियर्स हैं, सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द कुछ स्टोरीज बनाऊं, लिखूं उनके बारे में। इन सब एक्सरसाइजेस का एक ही कोर फीचर था, एक ही लक्ष्य था, एक ही एम था कि मैं अपने ऑब्सेशन को फेस करूं और उसको एक इर्रेशनल फियर की तरह देखूं, क्योंकि जब तक मैं उसे फेस नहीं करूंगा ये मेरी फियर जो है, ये मेरी एंग्जाइटी नहीं जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इन सब ऑब्सेशंस को ज़्यादा सीरियसली ना लूं, इनको बस विचारों की तरह लूं। कोई भी व्यक्ति जिसे ओसीडी है या कोई एंग्जाइटी हो सकती है, वो ऐसा सोचता है कि उसके जो फियर्स हैं वो सच में ऐसे सच हो जाएंगे, वो पॉसिबल हैं। और वो ये नहीं मानते कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत ना के बराबर है। मतलब मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे समझाया कि फियर्स पॉसिबल तो हो सकते हैं, मानते हैं। उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, पर क्या इनकी प्रोबेबिलिटी है? क्या ऐसा सच में हो सकता है
कितने चांस हैं कि ऐसा होगा? तब जाकर मुझे समझ में आया कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच का फ़र्क क्या होता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ये सारे के सारे जो डर हैं, ये सच में ऐसा देखने में आ जाएँगे, पर इनकी प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर होती है। मतलब वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये शायद ये कभी नहीं घटेंगे, और जब मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा तो यही दिखा कि आज तक जो मेरे फ़ियर थे, उनमें से आज तक एक भी सच नहीं हुआ था। इसी तरह मुझे समझ में आया कि किसी भी सवाल का ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि यही होने वाला है या यही होगा। इसलिए हमें बीच का रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। ग्रे तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ओसीडी ट्रीटमेंट में मुझे समझ आया कि कैसे एंग्जाइटी के साथ मुझे अपने को बिठाना है, उसको फेस करना है, उसको टॉलरेट करना है, जो कि ऑब्सेसिव थॉट के साथ आती हैं, और उनको जाने देना है। और उनके जाने के बाद धीरे धीरे एंग्जाइटी अपने पीक से नीचे उतरेगा और वो बिना कंपल्जन परफॉर्म किए भी एंग्जाइटी जा सकती है। उन्होंने मुझे एक एंग्जाइटी का कर्व दिखाया, समझाया कि कैसे एंग्जाइटी बढ़ेगी और कैसे वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। मुझे ऐसा समझ में आया कि एक ऐसी टेक्निक है जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। वो ये कि अपनी ऑब्सेसिव थॉट को 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दो और उनको लिख लो। जैसे मेरा एक लास्ट ऑब्सेशन था, जिसमें मुझे सेक्सुअल एसटीडी वाला जो ऑब्सेशन होता था, उसको मैंने कुछ इस तरह से 3 पार्ट्स में तोड़ा। कि पहला, जैसे मेरा फियर होता है, ऑब्सेशन होता है कि जब तक मैं टेस्ट ना करा लूं तब तक मैं सेक्स नहीं कर सकता। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई मुझे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर डिटेक्ट हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी तो मुझे हो चुकी होगी। तीसरा क्या मुझे ऑब्सेशन का इसी का पार्ट होता था कि कॉन्डम वगैरह तो मैंने यूज़ किए, पर मुझे नहीं लगता कॉन्डम से कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉन्डम तो लीक भी कर जाते हैं। तो एक ही ऑब्सेशन को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया और इन तीनों का मैंने अलग अलग तरह से एक्सपोजर थेरेपी किया। मतलब इन तीनों के लिए मैंने अलग से अपने माइंड में ईआरपी को ट्राई किया। इस तरह से मुझे ओसीडी से कोप करने में बहुत हेल्प मिलती है। जब भी ये विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं पूरी की पूरी ऑब्सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता हूं। और मेरा सीधा सा रूल है 3 पार्ट्स में तोड़ दो, क्योंकि हर थॉट इजी सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसको फिर डील करना भी आसान है, उसका ईआरपी करना भी आसान है। पिछले 7 महीनों में जब से कि मैं ये थेरेपी ले रहा हूं, मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बट एक समस्या है कि मेरी ऑब्सेशंस नई नई आती जाती हैं। कुछ ना कुछ नई नई ऑब्सेशंस मेरा दिमाग पकड़ता जाता है और ये जो लिस्ट है मेरी ऑब्सेशंस की, ये बढ़ती जा रही है। मुझे हाइपर मोरल और हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्सेशंस हो चुके हैं, जिसमें मैं दूसरे लोगों से अपनी कुछ की हुई मिस्टेक्स के लिए करेक्शन की डिमांड करता हूँ, उनको अपोलोजाइज़ करता हूँ, उनसे बार बार पूछता हूँ कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दें, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। मुझे अपनी गलतियों के अलावा अपने ओपिनियंस के लिए भी माफ़ी मांगने का मन करता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने उनको ऑफेंड ना किया हो, कुछ गलत ना बोला हो, कुछ गंदे जोक्स ना बोल दिए हों, कहीं सोशल मीडिया पे जाकर कहीं मैंने कुछ गलत मैसेजेस तो नहीं दे दिए, कहीं कुछ गंदी पिक्चर्स तो नहीं पोस्ट कर दी। जर्म्स को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर मेरे अंदर यहाँ भी ऑब्सेशंस आ चुकी हैं। मैं सही तरह से खाता हूँ या नहीं, क्या मैं भद्दा तो नहीं लगता, क्या शॉपिंग के वक्त मैंने कुछ इनडिसेंट एक्टिविटी तो नहीं कर दी, किसी को छेड़ तो नहीं दिया, किसी का नुकसान तो नहीं कर दिया, किसी महिला को मैंने किसी तरह से सेक्सुअली ऑफेंड तो नहीं कर दिया। हर तरह के ऐसे ऐसे ऑब्सेशंस मेरे दिमाग में मुझे घेरते रहते हैं। बैलेंस बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो चुका है, इतना संघर्ष आता है कि बस क्या ही बताऊं। और इस वक्त मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में हूं। पर एक चीज़ अच्छा है, जब मैं अपने इन ऑब्सेशंस के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में डिटेल में लिख लेता हूं तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि मैं ओसीडी को अपने से डिस्टेंस पे रख के देखता हूं। मैं उसे अपने से दूर, अपने से अलग देख पाता हूं जब मैं ओसीडी के बारे में लिखता हूं। मैं बहुत डिटेल में अपनी ओसीडी के बारे में लिखता रहता हूं और ये मुझे काफ़ी रिलीफ देता है, क्योंकि मैं ओसीडी से डील करने में अपने को बेटर बना पाता हूँ। जब भी मुझे ये थॉट्स आए, जब भी मुझे ज़्यादा परेशानी होए, तो मैं लिखता हूँ ताकि मुझे रिलीफ मिले, जैसे कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं दूसरों को बता रहा हूँ। और ये बताने में, अपने को एक्सप्रेस करने में मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है और इसने भी मुझे मेरे थेरेपी में बहुत हेल्प किया है। एक चीज़ तो अच्छी है, कंपल्जन्स में अब मैं नहीं उलझता। अब मैं कंपल्जन्स ना के बराबर करता हूं। हालांकि ऑब्सेशंस बहुत हैं और ये जो मेरे दिमाग में जो इतने जो राक्षस बैठे हैं, इनसे मैं बैटल तो कर रहा हूं, पर कंपल्जन्स अब ना के बराबर होती हैं और मैं इस चीज़ के लिए खुद पर गर्व महसूस करता हूं, प्राउड फील करता हूं। और ये सब सिर्फ थेरेपी से हुआ है, क्योंकि दवाइयां मैंने बहुत टाइम ली बट मुझे बिल्कुल उनसे रिलीफ नहीं मिला था। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट
तभी आता है जब आप एक बार ये डिसाइड कर लो कि मुझे इस समस्या को जीतना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। आप जब ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो सारी अनसर्टेनिटी जो आपकी लाइफ में है उसके साथ जीना है और उसको हंसते हंसते सहन करके भी आगे अपनी लाइफ को जीना है, और जैसा कि आपका एक ट्रू वर्जन है, मतलब कि जैसे आप व्यक्ति हैं वैसा बनना स्वीकार लेते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, अपने को और ज्यादा ग्रो कराने लगते हैं, तब आप इस ओसीडी को काफी हद तक ओवरकम कर पाते हो। इसमें यह बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि आप खुद को कोसें ना, खुद को ब्लेम ना करें कि भाई मैंने ओसीडी में कितना समय खराब कर दिया, ओसीडी की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे लाइफ के सारे डिसीजन चेंज हो गए, मैं लाइफ में क्या क्या कर सकता था या कर सकती थी वो सब नहीं हो पाया। अपने को कोसते रहो, अपने को ब्लेम करते रहो, अपने आसपास के डॉक्टरों को, घर वालों को, सबको ब्लेम करते रहो। इन सब चीज़ों से हटना पड़ता है और आपको ये समझना पड़ता है कि ये बीमारी किसी डॉक्टर या किसी घर वालों के कंट्रोल में नहीं है। इस बीमारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़रूरी है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से होना ही पड़ता है। इसलिए ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आप पर्सनल फ्रीडम अटेन कर सकते हो इस बीमारी को डील करने में। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक ऐसी सोच को अपना चुका हूँ जहाँ पर कि मैं पूरी तरह से फ्री महसूस कर सकूँ, पर मुझे इतना पता है कि जो टूल्स टेक्निक्स मेरे साथ हैं वो मेरे को थ्राइव करने में, सहने में, संघर्ष करने में हेल्प ज़रूर करेंगी, ताकि मैं इस मॉन्स्टर, इस भयानक दैत्य से लड़ सकूं, इसको फेस कर सकूं और साथ ही साथ अपने उस गोल को, लक्ष्य को हासिल कर सकूं जिसमें कि मुझे एक ऐसे मेंटल स्टेट की तरफ बढ़ना है जब मैं बहुत आज़ादी के साथ, खुशी के साथ अपने जीवन के सारे मकसद पूरे कर सकूं और अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी सकूं। सबसे ज़्यादा जो मेरे को रिलीफ आया वो सिर्फ ERP से ही आया। अपने थॉट्स को पेपर पे लिखने से, अपने सबसे बड़े फियर्स को लिखने से और अपनी एंजाइटी को फेस करने से, उसको एक्सपोज करने से, उसके साथ रहते हुए भी अपने उस कंपल्जन को ना करने से ही सबसे ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी कंपल्जन्स सिर्फ ERP की वजह से ही दूर हुई हैं। मैं अपने दिमाग को ये चीज़ समझा पाया हूँ कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये जो सारे थॉट्स आते हैं, कंपल्जन्स आते हैं, ये कोई रैशनल नहीं है, ये इररैशनल है। इनको ना करके भी मैं खुशी खुशी रह सकता हूँ। इनको ना करना ये मेरी चॉइस है। इनको करने के लिए मैं बाधित नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। इसलिए मैं समझा पाया हूँ खुद को कि कैसे मैं इनको सच मानते हुए भी इनसे दूर हो सकता हूँ, इन कंपल्जन्स और इन ऑब्सेशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये देख पाता हूँ कि ये इररैशनल है। मैं ऐसा देखता हूँ कि दूसरों की मदद करना भी बहुत अच्छा तरीका है खुद की मदद करने का, और इसी के साथ मैं और क्लियरली चीज़ें देख भी पाता हूँ। मैं अपने ब्लॉग में अक्सर OCD के बारे में लिखता रहता हूँ ताकि मैं दूसरों को जब बताऊँ OCD से डील करने के लिए तरीके, मैं दूसरों को बताते बताते खुद भी बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी से देख पाता हूँ और खुद की भी मदद कर पा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं जब ये डाउटिंग डिसीज़ हमें होता है। OCD को डाउटिंग बीमारी कहा जाता है, डाउट करने वाली बीमारी। और इतना भयंकर डाउट जो दिमाग को जकड़ लेता है, इससे बाहर निकलने के लिए क्लैरिटी तो चाहिए, एक सर्टेनिटी तो चाहिए, और वो सर्टेनिटी, क्लैरिटी मुझे लिख कर आ जाती है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको अपनी व्यथा बताई, अपनी कंडीशन बताई और अपनी जो सक्सेस है उसके बारे में जो बताया, उम्मीद है आपको सुन के थोड़ा हौसला बंधेगा, आपको भी डायरेक्शन मिलेगी, आपको भी बेटर फील होगा, आप भी एक सही दिशा ढूंढ पाएंगे अपने लिए। पर मैं अंत में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि OCD बिल्कुल अच्छा हो सकता है, कि OCD बिल्कुल मैनेज हो सकता है, आपकी कंडीशन बिल्कुल इम्प्रूव कर सकती है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आप दूसरों से भी ये स्टोरी शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी OCD को लेके, OCD के एक पेशेंट के बारे में। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जैसा कि स्टोरी बताने वाले ने भी कहा कि ये स्टोरी दूसरे लोगों से शेयर भी करें। वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। सीरीज़ की बाकी की वीडियोस ज़रूर देखें, आगे भी बहुत सी वीडियोस आएंगी। सीरीज़ के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।